हेलो बच्चों, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का फ्लाइलॉजिकल में स्वागत है। आज आप लोगों को हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही विद फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों जो है हम आपको कराने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए बच्चों, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा आज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है, एरर्स है बच्चों। सबसे पहला पार्ट जो आता है बच्चों वो हम लोग स्पॉटिंग एरर्स में देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है बच्चों, ये सेक्शन आप लोग जानते हैं बच्चों, सभी बच्चों के एग्जाम में आता है स्पॉटिंग एरर्स वाला। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हो बच्चों, द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। आप लोगों को सभी बच्चों को एक रूल पता होगा बच्चों। सभी बच्चे सॉल्व करिए बच्चों, हम आपको जो है 10 सेकंड का समय आपको बच्चों दे रहे हैं। आप लोग देखिए जरा बच्चों, आंसर बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए बच्चों आंसर क्या होगा इसका। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए बच्चों, द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड, आपको इसका एक छोटा सा रूल बताते हैं बच्चों। एक इसमें रूल क्या काम कर रहा है, इसमें रूल काम कर रहा है बच्चों, एक शब्द आप लोग बच्चों ईच अदर पढ़ा होगा और दूसरा पढ़ा होगा बच्चों वन एंड अदर। ठीक है बच्चों, एक शब्द होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन एंड अदर। दोनों का मतलब बच्चों होता है आपस में, दोनों का मतलब क्या होता है आपस में। ठीक है, और शायद बच्चों आपको ये भी पता है दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को बच्चों रूल क्या होता है पता है? रूल ये होता है कि ये दो के लिए आता है बच्चों, ये दो लोगों की बात करता है और ये दो से ज़्यादा की बात करता है। ठीक है बच्चों, ये दो की बात करता है, ये दो से ज़्यादा की बात करता है। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, जरा साफ साफ दिख रहा है, द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड, प्रीस्ट ने इस बात पर जोर दिया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, ये सभी क्रिश्चियंस का फर्ज है, टू लव ईच अदर। बच्चों यहाँ पर दो पर्टिकुलर नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ग्रामर के हिसाब से लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सबको। हालांकि बच्चों अगर यूजेस या स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से देखेंगे बच्चों यहाँ पर फिर वन अनदर होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट में आते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड एरर्स। क्या देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ईच अदर वन अनदर में फर्क। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं। देखिए क्या है, देखा द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 days। जरा ध्यान से देखिए बच्चों क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक रूल है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बच्चों एक चीज पता होगा, अगर हम इज एम आर प्लस ING लगाते हैं, इज एम आर प्लस ING लगाते हैं तो बच्चों ये कहलाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसकी जगह हम लोग करते हैं हैज़ बीन कर दें बच्चों, और कर दें बच्चों हैव बीन कर दें। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ING आता ही आता है, और प्लस सिंस या फॉर भी आता है, सिंस या फॉर भी आता है, तो बच्चों ये टेंस हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, ये टेंस हो जाता है। अगर ध्यान से देखिए, अगर बच्चों सिंस या फॉर दे रहा है, इसका मतलब समय की भी बात कर रहा है। अगर टाइम का भी इंडिकेशन है तो बच्चों कभी इज एम आर नहीं लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं? हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। रूल यही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर, पॉन्ड जो है वो वाटर से भरा हुआ है, बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है बच्चों। एक दिन मतलब यहाँ पर टाइम दिया है बच्चों, ठीक है ना, फॉर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों हैज बीन हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 days। उम्मीद करते हैं बच्चों ये रूल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड में आते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट जरा देखिएगा जरा ध्यान से। थर्ड में क्या है? थर्ड में आप लोग एरर बताइए बच्चों क्या है, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, आप लोग देखिए बच्चों क्या है। ठीक है, आप लोग के पास समय है 10 सेकंड का, आप लोग बताइए बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्केलिंग द हाई वॉल, स्केलिंग मतलब होता है उस पर चढ़ते हुए बच्चों, स्केलिंग द हाई वॉल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी, मतलब ग्रीनरी का मतलब हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन था, उसका फैलाव था। रीचिंग अप टू द होरिजन वॉज सीन, कहने का मतलब क्या है? रीचिंग अप टू द होरिजन, समझते हैं होराइजन, होराइजन मतलब होता है बच्चों जहाँ धरती और आकाश बिल्कुल मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में क्षितिज बोलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें एरर बताना है, एरर बताने का मतलब सोचते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा स्पॉटिंग एरर्स, बोलने वाली इंग्लिश नहीं है बच्चों, इसमें एरर देखने के लिए आपको बहुत लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्केलिंग द हाई वॉल, जब वो हाई वॉल पर चढ़ रहा था, ठीक है बच्चों, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द होराइजन वॉज सीन। बताएं बच्चों आंसर क्या होगा? चलिए बच्चों इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर।
रीचिंग अप टू नहीं होगा बच्चों, रीचिंग टू द होराइजन, रीच के बाद टू आता है बच्चों, रीचिंग अप नहीं होगा बच्चों। रीचिंग टू द होराइजन का मतलब हो गया बच्चों वो क्षितिज की ओर मतलब उसको छूता हुआ, रीच टू समबडी मतलब किसी जगह तक पहुंच जाना, मतलब वहां तक पहुंचते हुए। रीचिंग अप टू नहीं होगा यहाँ पर, आंसर होगा यहाँ पर अप को हटा दीजिए, आंसर होगा रीचिंग टू द होराइजन वाज सीन। आंसर 3 इज द राइट आंसर। सही शब्द का चुनाव करना था बच्चों, रीच अप टू होगा या रीच टू होगा। ओके बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं बच्चों फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बड़ा आसान है बच्चों। अगर हम आपसे को बात करें बच्चों, एक रूल होता है बच्चों, अगर फोर्थ नंबर एरर में बात करें बच्चों, ठीक है ना, इसके रूल क्या होता है आप लोगों को बच्चों, ईदर और नीदर के बारे में पता ही होगा सारे बच्चों को बहुत अच्छे से। ईदर और नीदर बच्चों आपको पता है हमेशा दो की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं? ईदर मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। कभी भी बच्चों इट इज नेवर यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, इट इज ऑलवेज यूज फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स। इधर मतलब होता है दो में से एक और ये होता है दो में से कोई नहीं। तो दो की बात करेगा तो इधर नीदर, लेकिन अगर दो से ज्यादा आ जाएगा तो बच्चों ए नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? अब क्वेश्चन में देख लीजिए दो की बात कर रहा है कि दो से ज्यादा की बात कर रहा है। एनी ऑफ द टू रोड्स, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, पढ़ते ही आंसर मिल गया आपको। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, दो सड़कों में से कोई एक सड़क बच्चों जो है स्टेशन की ओर जाती है। तो दो सड़क बोल रहा है, साफ साफ वर्ड लिखा है, एनी ऑफ द टू रोड्स बोल रहा है बच्चों। कितनी रोड्स हैं? अभी हमने आपको बताया दो के लिए कभी एनी नहीं आता है, ठीक है बच्चों, ईदर आता है। दो सड़कों में से कोई एक सड़क जो है स्टेशन को जाती है, तो आंसर होगा ईदर ऑफ द टू रोड्स। आंसर ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आई होगी। पांचवें एरर में आते हैं बच्चों। पांचवी स्टार्टिंग एरर में क्या होता है? दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। इस क्वेश्चन को बच्चों देखिएगा जरा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, लेकिन हम आपको सिंपली इसको समझा देंगे। आप लोग बताइए मुझको क्या होगा आंसर इसका। कह रहा है दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल कॉम्पिटिशन। ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर आप लोग बताइए। 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए बच्चों आंसर। चलिए बच्चों, योर टाइम इज ओवर, ठीक है बच्चों, समय समाप्त हो गया है। देखिए बच्चों, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। वैसे तो सही पूछिए बच्चों, इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हु और होम में आपको बच्चों फर्क पता होना चाहिए, हु और होम में क्या फर्क होता है। ये बच्चों एज ए सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। कह रहा दिस इज द बॉय हु आई थिंक, ये वही लड़का है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। इसका बच्चों पॉइंट तो काफ़ी लेंदी है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द बॉय, ठीक है बच्चों। आप लोग बच्चों देखिएगा यहाँ पर दिस इज द बॉय, मतलब ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, इसकी वर्ब है और इसके बाद बॉय भी लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में कोई समस्या नहीं, ठीक है बच्चों। ठीक है, द गोल्ड मेडल, हैड वन द गोल्ड मेडल, ठीक है। आई थिंक में बच्चों पूरा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हैड वन द गोल्ड मेडल, तो वन वर्ब हो गई, गोल्ड मेडल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसने जीता था बच्चों? ये इसका सब्जेक्ट हमको पता नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नहीं पता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस आएगा जो कि होता है हु। कहने का मतलब बच्चों ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, जितने सब्जेक्ट होंगे, जितनी वर्ब होंगी, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई वर्ब होगा, हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। जहाँ पर ये चीज़ कमी आएगी वही आंसर हो जाएगा। जैसे दिस इज द बॉय, इसका सब्जेक्ट वर्ब है पूरा, आई थिंक का सब्जेक्ट और वर्ब है पूरा, हैड वन द गोल्ड मेडल सब्जेक्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, तो सब्जेक्टिव केस आएगा जो कि हु आया हुआ है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, हु इज राइट आंसर। ओके बच्चों, अब बच्चों हम लोग लेते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। सारे बच्चे जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है। लिखा है द फादर वॉज एंग्री, पापा बहुत नाराज थे, एंड कास्ट हिज सन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कास्ट का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में कास्ट के बच्चों बहुत सारे फ्रेज होते हैं यहाँ पर। जैसे हम आपको बच्चों बता दें, कास्ट डाउन होता है, एक वर्ड होता है कास्ट डाउन, कास्ट के बाद डाउन आता है। कास्ट डाउन का मतलब होता है बच्चों डिजेक्टेड, बहुत निराश या बहुत ही हताश होता है बच्चों। यहाँ पर फ्रेज का यूज़ किया गया बच्चों। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक फ्रेज पूछा है जिसको फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। तो एसएससी वगैरह में बच्चों फ्रेज बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कास्ट डाउन का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत निराश है, हताश है, तो कास्ट डाउन। और इसके बाद एक फ्रेज और होता है बच्चों, कास्ट ऑफ होता है। कास्ट ऑफ मतलब होता है हटाना या किसी चीज़ को निकाल देना। जैसे बच्चों हम लोग पुराने कपड़े क्या करते हैं, कास्ट ऑफ करते हैं, एंड नए कपड़े हम लोग पहन लेते हैं।
तो कास्ट ऑफ मतलब क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटाना। अगर निराश के अर्थ में है तो कास्ट डाउन लगाइए, अगर कोई चीज़ उसको हटा रहे हैं निकाल रहे हैं तो कास्ट ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा बच्चों, ओ डबल एफ है यहाँ पर, ओ एफ नहीं आता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। बस इन्हीं फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, हमको इसका आंसर देना है। पापा बहुत नाराज थे और उन्होंने अपने सन को क्या कर दिया बच्चों, निकाल दिया, मतलब कास्ट डाउन नहीं कर दिया, कास्ट डाउन तो मतलब निराश होना होता है, कास्ट ऑफ याद रखिएगा बच्चों, ओ डबल एफ होगा, ओ एफ कुछ नहीं होता है बच्चों, कास्ट से अबाउट नहीं होता है, आंसर क्या होगा बच्चों, ओ डबल एफ। कास्ट डाउन कब होता है बच्चों, निराश, हताश, और कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, निकाल देना। तो सही फ्रेज का यहाँ पर यूज करना है बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आपको आया होगा। अगला भी बच्चों वर्ड आपको बच्चों बता दें, पेपर कब कठिन बनता है, पेपर तब कठिन हो जाता है आपके लिए जब एग्जाम में आपके फ्रेजेस बहुत आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। छोटे मोटे रूल, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वाले आप लोग कर लेते हैं, लेकिन जब फ्रेज पूछते जैसे कास्ट डाउन कर दिया, कास्ट ऑफ कर दिया, लुक डाउन, लुक अप, लुक टू, तमाम प्रकार के फ्रेज देगा, तब बच्चों बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फ्रेज हमको बहुत कम आते हैं और वोकैबुलरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कास्ट डाउन क्या होता है, कास्ट ऑफ क्या होता है, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब ये वाला बच्चों देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा जरा आप लोग ध्यान से, इसमें क्या है, ठीक है। देखिए इंडियन मासेस आर, अब कह रहा है जो भारतीय लोग जो होते हैं, ठीक है बच्चों, लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है बच्चों नियम कानून को जो मानते हैं उनको बोलते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो देश के जो नागरिक होते हैं जो लॉ को फॉलो करते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया बच्चों, फार एंड अवे, फार एंड अवे समझते हैं बच्चों, फॉर एंड अवे का मतलब होता है दूर दूर, ठीक है बच्चों। और इसके बाद दिया है बाई फार, बाई फार मतलब समझते हैं ना, बाई फार का प्रयोग एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, जैसे विराट कोहली इज बाई फार द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो बच्चों यहाँ पर बाई फार नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर दिया है बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज एक फ्रेज होता है बच्चों, हम आपको बता देते हैं, जैसे कुछ फ्रेज यहाँ पर यूज किए हैं, बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज मतलब समझते हैं बच्चों क्या होता है, मोटे तौर पर, इसको हिंदी में बोलते हैं मोटे तौर पर, मोटे तौर पर कहते हैं, बाई एंड लार्ज कह सकते हैं, और मोटा मोटा हम कह सकते हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति है, मोटा मोटा, या कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं बाई एंड लार्ज। अब बाई फार क्या होता है, बाई फार का मतलब होता है बाई फार द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है बच्चों, वो जो है दुनिया का बाई फार, ये एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज अलग है बच्चों। तो यहाँ पर वो कह रहा है इंडियन जो लोग होते हैं वो मोटे तौर पर अगर कहा जाए, मोटा मोटा अगर कहा जाए तो लॉ अबाइडिंग होते हैं, मतलब नियम कानून को वो पालन करते हैं। तो सेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पर आंसर बी इज राइट आंसर, बाई एंड लार्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चौथा जो ऑप्शन दिया बाई एनी मीन्स, उसका मतलब होता है किसी भी प्रकार से, ओके बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, ठीक है। द फिल्म वी सा लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, लास्ट नाइट जो हम लोगों ने फिल्म देखा था वो बड़ी बोरिंग थी। आई विश, आई, अब देखिए आई विश, कभी भी ये बच्चों आ जाए आई विश, इसका मतलब बच्चों ये काल्पनिक वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, काल्पनिक वाक्य होगा। मेरी इच्छा है या काश मैं ऐसा हो जाऊं, काश मैं डॉक्टर बन जाऊं, आई विश आई हैड बीन अ डॉक्टर, मेरी इच्छा है कि आई विश आई वर अ किंग, मेरी इच्छा है कि मैं राजा बन जाऊं। तो बच्चों इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि काल्पनिक वाक्य होते हैं बच्चों, काल्पनिक वाक्य में हमेशा पास्ट टेंस आता है। देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, तो कह रहा है द फिल्म वी सा लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, जो लास्ट नाइट हमने फिल्म देखा था बड़ी बोरिंग थी। आई विश, आई शुडेंट हैव बीन नहीं होगा, डिडंट सी नहीं होगा, हैडंट सीन। आई विश मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैंने इसको देख लिया होता, ठीक है बच्चों। पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों लगा रहे हैं, लास्ट नाइट देखा था बड़ी बोरिंग थी, मेरी इच्छा है कि इसको मैंने देख लिया हो, तो काम पहले हो गया होता, काम पहले बच्चों हो गया होता, इसलिए पास्ट में पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। आई विश आई हैडंट सीन, आई हैडंट सीन इट, ठीक है ना, मेरी इच्छा है कि मैं उसको जो है, और एक ऑप्शन और भी दिया है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बोरिंग थी मूवी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको ना देखा हो तो ज़्यादा अच्छा होता। वो मूवी बोरिंग थी तो वो पछता रहा है कि मेरी इच्छा है काश मैंने इस मूवी को देखा ही ना होता, इतनी बोरिंग थी वो। तो हैडंट सीन मतलब ये है, मतलब अच्छा इसका एक ऑप्शन बच्चों वुडेंट हैव सीन भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका हैडंट सीन बेस्ट आंसर होगा बच्चों, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ओके बच्चों, हैडंट सीन हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों देखिए आपको कई बार लगेगा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना है। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो पास्ट टेंस लगाना है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैंने उसको ना देखा होता, तो पहले की बात कर रहा है बच्चों, तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दीजिएगा हैड के साथ। चौथा बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला, कह रहा है हिज ओल्ड क्लॉथ्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा इसको, ठीक है बच्चों। हिज ओल्ड क्लॉथ्स, ध्यान से पढ़िए बच्चों, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, अपना अपना आंसर निकाल लीजिए बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर अपना अपना निकाला होगा बच्चों। हिज ओल्ड क्लॉथ्स एंड अनकॉम्ड हेयर, क्या मतलब हुआ, उसके जो पुराने कपड़े हैं, एंड अनकॉम्ड हेयर मतलब वो हेयर जिसमें बालों में कंघा नहीं किया गया, वो बाल, अनकॉम्ड हेयर। गेव हिम आ,
किसी के मतलब कपड़े गंदे संदे होंगे और बाल उलझे हुए होंगे तो उसको कैसा मतलब लुक देंगे, क्या मतलब उसको फील कराएंगे। तो ऑप्शन दिया है डिसरिस्पेक्टफुल। अब देखिए वर्ड्स थोड़े से दिक्कत करेंगे, शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है बच्चों। एक वर्ड ये लिखा हुआ है और दूसरा वर्ड ये लिखा हुआ है। देखिए हम आपको मीनिंग बता देते हैं। जैसे रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल का मतलब सोचते हैं बच्चों, रेस्पेक्टफुल पर्सन है वो। कैसा पर्सन है बच्चों? एक सम्मानित व्यक्ति है बच्चों। डिसरेस्पेक्टफुल मतलब सम्मानजनक, और डिसरेस्पेक्टफुल मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है बच्चों? अपमानजनक, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का मतलब जो है डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब जहां पर सम्मान नहीं है, रेस्पेक्ट से फुल नहीं है, तो अपमानजनक हो गया। इसके बाद क्या हो गया बच्चों? इसके बाद ऑप्शन दिया है, ठीक है बच्चों, डिस्प्यूटेशियस। डिस्प्यूटेशियस मतलब समझते ना, ये एक्चुअली में डिस्प्यूटेशियस का मतलब क्या है? डिस्प्यूटेशियस का मतलब क्या है? ये एक्चुअली जो वर्ड कठिन नहीं है, बस बच्चों आप ये समझिए डिस्प्यूट से वर्ड है। आप कठिन ये वर्ड की लंबाई पर मत जाइए। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, और डिस्प्यूटेशियस मतलब क्या हो गया? विवादित। तो बच्चों विवादित कपड़े तो नहीं होगा, विवादित तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो गंदे संदे कपड़े पहने हुए था तो उसने कैसा लुक दिया? विवादित लुक दिया। तो विवादित का कोई सेंस नहीं आता यहाँ पर। गंदे कपड़े पहनना, बाल अल कंघी नहीं किया है, तो विवाद था ये, विवाद का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये वर्ड तो बेकार हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये हो सकता है। और देखते हैं बच्चों तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा वर्ड लिखा है डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड, थोड़े वर्ड्स थोड़े से बच्चों जब तक नहीं पता होंगे। डिसकंटेंटेड मतलब होता है बच्चों असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट थे। तो क्या यहाँ पर असंतुष्टि का मीनिंग आ रहा है बच्चों कि उसके कपड़े गंदे थे और कॉम बालों में, तो उसको एक असंतुष्ट लुक दिया? हो सकता था, लेकिन और हम लोग बेहतर देखते हैं वर्ड्स। डिसकंटेंटेड। चौथा वर्ड था डिसरेपुटेबल। डिसरेपुटेबल मतलब सोचते ना जिसमें रेपुटेशन अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए बच्चों एक वर्ड समझ लीजिएगा, डिसरेपुटेबल। डिसरेपुटेबल, रेपुटेबल समझते ना बच्चों, जिसकी रेपुटेशन होती है, मतलब जिसको एक लोग जानते हैं, पहचानते, भैया ये आदमी अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे पहन के आता है, बालों में ऐसा कंघा रहता है, तो एक अच्छी रेपुटेशन बनती है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप वर्ड्स पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपका क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छा वर्ड, परफेक्ट वर्ड आएगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हिज ओल्ड क्लॉथ्स एंड अनकॉम्ड हेयर गेव हिम अ डिसरेपुटेबल अपीयरेंस। उसको कैसी अपीयरेंस दे रहा है? डिसरेपुटेबल मतलब उसकी रेपुटेशन जो होगी वो खराब होगी, एक अच्छी रेपुटेशन उसकी नहीं बनेगी। तो डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अगला आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां। देखिए बच्चों, देयर आर एज येट, अभी तक, नो वेजिटेशन टाइप्स, मतलब किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब जो है कोई ग्रीनरी वगैरह नहीं है, ठीक है। और इकोसिस्टम्स, मतलब ना तो कोई वेजिटेशन है ना ही इकोसिस्टम, समझते हैं जो आसपास का जो वातावरण होता है। हुज स्टडी हैज़ बीन परफेक्टेड टू द एक्सटेंट, मतलब जिसकी स्टडी जिसमें एक परफेक्ट स्टडी की गई हो बच्चों, ठीक है ना। दैट दे नो लॉन्गर, अब चैलेंज दिया है, इकोलॉजिस्ट को चैलेंज करता है, या हिंडर मतलब बाधा करता है, इकोलॉजी को, इकोलॉजिस्ट को बाधा डालता है, रिक्वायर करता है, या इंटरेस्ट, दे नो लॉन्गर इंटरेस्ट इकोलॉजिस्ट, या बच्चों हिंडर होगा, हिंडर मतलब बाधा डालता है, ठीक है ना। दे नो लॉन्गर इंटरेस्ट मतलब किसी प्रकार का कोई उनका हित नहीं होता, इकोलॉजिस्ट का उसमें कोई फायदा नहीं होता है। कहने का मतलब हो जाएगा आंसर बच्चों क्या होगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आंसर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आया होगा।